सेना प्रमुख है। अगर मैं कहूं कि हमारी सेना का केवल नाम ही काफी है तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। वह चाहे इसका शौर्य और पराक्रम हो, निष्ठा और अनुशासन हो, या फिर मानवीय सहायता और आपदा राहत में इसका रोल हो, हमारी सेना देश के सबसे मजबूत और विश्वसनीय स्तंभों में से एक है। आज देश में कहीं कुछ भी घटना घट जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, पर जैसे ही लोगों को यह मालूम होता है कि फला जगह भारतीय सेना के जवान पहुंच गए हैं, स्वतः उनके मन में एक भरोसा जग उठता है, एक आश्वस्ति हो जाती है कि हमारी सेना अब हमारे पास आ गई है और हम किसी भी सूरत में अब सुरक्षित रहेंगे। कई बार मैं सोचता हूं, दशकों से जो हमारी सेना मजबूत दीवार की भांति अपराजेय खड़ी है, इसकी मजबूती का रहस्य क्या है? ऐसा क्या है हमारी सेना में कि कोई भी समय हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन हमारी सेना सदैव और सर्वत्र अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए पूरी तरह से खरी उतरती है। पीछे मुड़कर यदि मैं देखता हूं तो इस मजबूती के पीछे मुझे अनेक कारण दिखाई देते हैं, पर जो एक सबसे प्रमुख कारण मुझे दिखाई देता है वह है सेना की लगातार अपने आप को बदलते रहने की क्षमता, लगातार समय के अनुरूप अपने आप को ढालने की क्षमता और नए समय के अनुरूप अपने आप को तैयार करने की क्षमता। मैंने आज जो एक्सलेंट डेमो देखा वह एक स्पष्ट झलक है इंडियन आर्मी के हौसले, क्षमता और उनकी दक्षता की। सभी पार्टिसिपेंट को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, पिछले 6-7 दशकों में समय कितना बदला है उसका वर्णन करना कठिन काम है। क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का यह शाश्वत नियम है, इसलिए हम देखेंगे तो समाज, राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक सब में अच्छा खासा परिवर्तन हुआ है। अगर इन सब चीजों में बड़ा परिवर्तन हुआ है तो सिक्योरिटी चैलेंजेस भी परिवर्तन से अछूती कैसे रह सकती हैं? साथियों, समय के साथ न केवल सिक्योरिटी चैलेंजेस में परिवर्तन हो रहा है, बल्कि परिवर्तन की दर भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। यानी सिक्योरिटी चैलेंजेस में जो बदलाव पिछले 10 वर्षों में हम देख रहे हैं, वह बदलाव पिछले 100 वर्षों के दौरान भी नहीं हुए थे। और अगर हम 100 वर्षों का बदलाव देखें तो इतना बदलाव शायद 1000 वर्षों में भी न हुआ हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, सुरक्षा चुनौतियों में बदलाव तो हो ही रहा है, पर बदलाव की गति भी लगातार एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है। साथियों, प्रारंभ में युद्ध मानव प्रधान हुआ करते थे, यानी एक मानव दूसरे मानव से युद्ध करता था और जो मानव अधिक शक्तिशाली होता था उसके जीतने की संभावना अधिक होती थी। पर धीरे धीरे मानव ने युद्ध में अनेक प्रकार के प्रयोग करने प्रारंभ किए। लकड़ी, पत्थर और लोहे के बने हुए आयुध उसने प्रयोग में लाने प्रारंभ किए। फिर तलवार, तीर धनुष और अस्त्र शस्त्रों का आविष्कार हुआ जो कम ताकत में भी अधिक प्रभावी तौर पर प्रयोग में लाए जा सकते थे। या आगे चलकर तो गोले, बंदूक प्रयोग में लाए जाने लगे और आज तो ऐसे ऐसे वेपन्स प्रयोग में लाए जा रहे हैं जो पहले कभी सोचे भी नहीं गए थे। आज दुनिया में ड्रोन के प्रयोग किए जा रहे हैं, अंडर वाटर ड्रोन प्रयोग में लाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित वेपन्स प्रयोग में लाए जा रहे हैं, जिनमें मानव के सामने आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। आज का समय टेक्नोलॉजी इंटेंसिव हो गया है और जो योद्धा हैं वे एक तरह से टेक्नोलॉजी और ह्यूमन का कॉम्बिनेशन हो गए हैं। साथियों, बदलती चुनौतियों के साथ साथ हमारी सेना भी लगातार बदलती गई और इसने हर मोर्चे पर अपने आप को साबित करके दिखाया है। दुश्मनों की चाहे जितनी भी चालें क्यों न हों, दुश्मनों ने कितना भी बड़ा जाल क्यों न बिछाया हो, पर हमारी सेनाओं ने हमेशा बड़ी सूझबूझ, धैर्य और जहां जरूरत हुई है वहां शौर्य दिखाकर दुश्मनों का मनोबल गिराया है और उन पर विजय प्राप्त की है। अगर आज हम गर्व से कह पाते हैं कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो इसके पीछे हमारी मजबूत संस्कृति, हमारी अखंड परंपरा के साथ साथ हमारी सशक्त सुरक्षा व्यवस्था भी है। श्रीमद् भागवत गीता में सैनिक का धर्म बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावजम। यानी शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्ध में हर परिस्थिति में डटे रहना, सहायता करना और शासन के प्रति निष्ठा भाव, ये सब योद्धा और सैनिक के स्वाभाविक कर्म हैं। स्वभाव जम कहा गया है इन गुणों के लिए, यानी जो हमारी सेनाओं का स्वभाव है, जो हमारी सेनाओं का धर्म है, ठीक वैसे ही जैसे ताप अग्नि का स्वभाव है उसका धर्म है, शीतलता जल का स्वभाव है उसका धर्म है, और अगर कोई अपना स्वभाव छोड़ देता है, अपना धर्म छोड़ देता है, तो उस व्यक्ति के या उस वस्तु के होने न होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए जैसे आप पानी को किसी भी पात्र में रख दें तो पानी का आकार भले ही उस पात्र के अनुसार ढल जाए, लेकिन पानी का जो गुण है, धर्म है, स्वभाव है, यानी उसकी शीतलता, वह नहीं बदलती है। ठीक उसी प्रकार हमारी सेना भी पिछले 6-7 दशकों में कितनी भी क्यों न बदल गई हो, पर उसकी जो आत्मा है, शौर्य, धैर्य और राष्ट्र और संविधान के प्रति जो उसकी निष्ठा है, उसमें कभी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। 1965 और 71 और कारगिल वार से लेकर हालिया गलवान तथा तवांग में हमारे सैनिकों के जज्बे ने न केवल विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाया है, बल्कि देश के सभी नागरिकों के दिलों में भी सेना की आस्था को बढ़ाया है। न केवल आर्मी बल्कि हमारी एयरफोर्स के पायलट और हमारी नेवी के सेलर्स ने भी समय समय पर अपने कौशल और दक्षता का परिचय देते हुए सैन्य धर्म का सदैव निर्वहन किया है। इस तरह मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन में भी हमारी सेनाएं न केवल देश के लिए बल्कि मित्र देशों के लिए भी एक विश्वसनीय भागीदार हैं। इनके साथ साथ राष्ट्र, संवैधानिक शासन व्यवस्था एवं जनता के प्रति हमारी सेनाओं का जो निष्ठा भाव रहा है, मैं समझता हूं वह अपने आप में अद्वितीय है। साथियों, हमारी सुरक्षा व्यवस्था का राष्ट्र की प्रगति में अहम योगदान है। आपने अनेक एजेंसीज के सर्वे देखे होंगे जो ये बताते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ साथ दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक के रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में बैंक क्रेडिट लगातार बढ़ रहा है। आप सब अवगत होंगे, इनकम टैक्स हो या फिर जीएसटी, गत वर्ष इनका जितना रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है उसके बारे में अब तक सोचा भी नहीं गया था। यह सब हमारी लगातार बढ़ती सुरक्षा व्यवस्था का ही यह परिणाम है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, वह दिन दूर नहीं है कि शायद 2027 आते आते हमारा देश इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाए। और मेरा विश्वास है कि 2047 आते आते हमारा यह भारत दुनिया की टॉप मोस्ट साइज में दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी बनकर खड़ा हो जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती का एक प्रमाण यह भी है, पिछले कुछ वर्षों में भारत दुनिया के लिए एक पसंदीदा और भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। ऐसा बस मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि दुनिया की बड़ी एजेंसी और ग्लोबल बिजनेस लीडर्स ये सभी यह बात मानते हैं। बीते फाइनेंशियल ईयर में भारत ने 83.57 बिलियन यूएस डॉलर का हाईएस्ट ईवर एफडीआई इनफ्लो रिकॉर्ड किया है। आप सभी जानते हैं कि जब कोई बिजनेस हाउस किसी कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो वह बहुत सोच समझ कर करता है, बहुत जांच परख कर करता है, वहां की सुरक्षा व्यवस्था को देख कर करता है। साथियों, भारत का कद दुनिया में ऊंचा हुआ है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की हैसियत बनी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, रशिया यूक्रेनियन इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जिस समय हमारे भारत के लोग यह मांग कर रहे थे कि हमारे भारतवासी बच्चे जो यूक्रेन में युद्ध के दौरान फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने
चाहे यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात करने की जरूरत पड़ी हो, अथवा रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात करने की जरूरत पड़ी हो, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात करने की जरूरत पड़ी हो, सबसे बात किया और कुछ घंटों के लिए युद्ध स्थगित हो गया और हमारे भारतवासी छात्र यूक्रेन से बाहर आने में वो पूरी तरह से सफल रहे। यह है अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की हैसियत। पिछले कुछ समय में हमने राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए अनेक क्षेत्रों में जो ऊंचाइयां हासिल की हैं, वे निश्चित ही राष्ट्र में नए युग की घोषणा करती हैं। इस तरह राष्ट्र की प्रगति के एक नहीं अनेक आयाम हैं जिनमें हम तीव्र गति से प्रगति कर रहे हैं। यह सब हमारी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के कारण ही संभव हो पाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अधिक सशक्त करने में सफल होंगे और उसी के अनुरूप हम अपनी समृद्धि भी बढ़ा पाने में कामयाब होंगे और विश्व के अग्रणी देशों में एक नहीं होंगे बल्कि 2047 में हम दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनकर खड़े होंगे। साथियों, अंत में मैं हमारी सेनाओं से आह्वान करता हूं कि समय के बदलने के साथ साथ आपके एडॉप्टेशन की क्षमता है, उसे और अधिक डेवलप करिए। बदलती दुनिया और बदलते सुरक्षा माहौल से हमने जो सीखें ली हैं, उदाहरण के लिए हालिया यूक्रेनी संघर्ष या फिर इसी तरह के अन्य संघर्षों से हमें जो सीखें मिली हैं, उसे हम अपनी प्रैक्टिस में लाएं और अपने आप को लगातार अपडेट करने की दिशा में आगे बढ़ते रहें। आज दुनिया की बड़ी सेनाएं अपने मॉडर्नाइजेशन में लगी हैं। वे नए नए थॉट्स, नए आइडियाज पर काम कर रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर भी वो काम कर रही हैं, उन पर रिसर्च कर रही हैं। नए नए प्लेटफॉर्म और इक्विपमेंट पर भी वह विचार कर रही हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, आप भी आने वाले कल को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स और पॉलिसीज पर काम करें। और मैं कहना चाहता हूँ, हर एक टुडे आने वाले कल का यस्टरडे हो जाता है। इसलिए जो सेना या संगठन केवल आज के हिसाब से अपने आप को तैयार करती हैं, वह जल्द ही पुरानी पड़ जाती हैं और अधिक समय तक इफेक्टिव नहीं रह पाती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम टुडे की बजाय टुमारो और आप डे आफ्टर टुमारो के बारे में सोचें, अगले 25-30 साल के बारे में सोचें और उस पर हम सभी मिलजुल कर काम करें। यही भविष्य में हमारी सुरक्षा और समृद्धि की राह प्रशस्त करेगा। आइए हम सब मिलकर भारत को आगे बढ़ाएं और हर तरफ से विकसित एवं सुरक्षित भारत का निर्माण करें। आज आर्मी डे के शुभ अवसर पर मैं सरकार और समाज की ओर से एक लक्ष्य देता हूं, वह है इंडियन आर्मी टू बी फ्यूचर रेडी। आई रिपीट, इंडियन आर्मी टू बी फ्यूचर रेडी। और इस अवसर पर इससे अधिक कुछ न कहते हुए मैं आप सभी को पुनः एक बार सेना दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। By the Raksha Mantri Rajnath Singh there at the Army Day celebrations in Bengaluru, and he said it's extremely important right now to not just be vigilant. He said the kind of warfare is also changing, and he said that the Indian Army is future ready. And he said Army right now is our strongest pillar. With that, we quickly head into a break right now. And on the other side, our focus remains on our